Guys, I'm Suraj Kumar Sharma. Welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. Today we are going to read 40 most important objective questions of 12th physics. These questions will be too much important for the board examination. So my dear students, I will advise to all of you that you remember all these questions. So without much delay, let's get started. साथियों, इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं यह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से देखें और इसे याद कर लें। इसमें हमने 40 प्रश्न लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे कितना आप बना पा रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताना है सूर्य में किस क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। विकल्प है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या आयनन द्वारा। तो यहाँ देखिए नाभिकीय विखंडन जो क्रिया है उसमें क्या होता है, परमाणु का नाभिक विखंडित होकर छोटे छोटे नाभिकों में परिणत हो जाता है, इससे भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। लेकिन यह एक विखंडन की क्रिया है, यह क्रिया जो है नाभिकीय रिएक्टर में होता है, ठीक है, यह क्रिया सूर्य में नहीं होता है। दूसरा है नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके हीलियम में बदल जाते हैं, जिसके फल से ऊर्जा की एक विशाल राशि उत्पन्न होती है, जिसे नाभिकीय संलयन क्रिया कहा जाता है। और यह ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से संयोग की क्रिया, और आयनन, इसमें इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग होता है या ग्रहण होता है। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जहाँ हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, मैंने बताना है इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, यानी जल जब ऊंचाई से गिरता है तो ताप में क्या होता है, यानी ताप बढ़ जाता है, बढ़ता है या घटता है, घट जाता है या इनमें से कोई नहीं। यानी बताना है जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप में कैसा परिवर्तन होता है, ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, न बढ़ेगा न घटेगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे जल जब ऊंचाई से गिरता है तो निश्चित उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। इसी वजह से क्या होता है, जल जब ऊंचाई से जलप्रपात होता है तो वहाँ बिजली का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। विकल्प है रदरफोर्ड, न्यूटन, जॉनसन या गैलीलियो। तो याद रहे साथियों, टेलीस्कोप का आविष्कार जो था वह गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो ने किया था। अगर रदरफोर्ड की चर्चा करते हैं तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपना परमाणु का सिद्धांत दिया था रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प है समकोण त्रिभुज का नियम से, पॉलवन के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से या इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज का नियम जो है इसमें तो आप पढ़े हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, जो लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस का नियम था। इसका पॉलवन का नियम है, पॉलवन का नियम है जिसका आविष्कार किया था आर्किमिडीज ने। और गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जिसका पॉलवन का जो नियम है आर्किमिडीज ने इसका आविष्कार किया था। उत्प्लवकता का नियम आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन, एक लकड़ी, यहाँ लड़की होनी चाहिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की क्या झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, यानी एक लड़की है जो झूला पर बैठ कर झूल रही है, यदि खड़ा हो जाएगी तो दोलनों का आवर्तकाल हो जाएगा, यानी उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा या कमी हो जाएगा आवर्तकाल। कुछ समझ रहे हैं। एक लड़की है जो झूला पर क्या हो रही है, झूल रही है बैठ करके, यदि वह खड़ा हो जाती है तो क्या होगा। तो याद रहे यदि लड़की खड़ा हो जाती है तो आवर्तकाल क्या होगा, घट जाता है। यहाँ दिया है विकल्प में अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। आवर्तकाल हमेशा याद रहे कि झूला पर जब कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। तो याद रहे आपकी छाया दोपहर को छोटी तभी होगी जब सूर्य एकदम सामने हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। जब सूर्य सामने होगा तो छाया
बिल्कुल छोटी होगी, तो वह 21 जून का दिन होता है जिस दिन सूर्य बिल्कुल सामने होता है। अतः 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। इसमें 2 मार्च, 12 अप्रैल, 18 मार्च ये सब नहीं है, 21 जून आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है। मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है, इसको मरीचिका भी कहा जाता है। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि मरीचिका किसके कारण बनता है। मरीचिका याद रखेंगे, मरीचिका ये भी पूछता है, या उसको मृग तृष्णा बोलिए, बढ़ने का कारण है। क्वेश्चन दिया है अपवर्तन विकल्प है, विसरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या परिवर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, मृग तृष्णा बनता है। अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। चलिए तो इसके पहले हम एक जान जाएं, जब चावल को देखिए कुकर में पकाया जाता है तो जल्दी पक जाता है, और ऐसे तसला वगैरह में पकाया जाता है तो समय ज़्यादा लगता है। रीज़न क्या है, कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है जबकि बाकी बर्तनों में प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो जल्दी चावल पकेगा। तो वैसे ही यहाँ देख लीजिए विकल्प दिया है शिमला में, समुद्र की गहराई पर, समुद्र तट पर, माउंट एवरेस्ट पर। तो जैसे जैसे हम लोग क्या होता है ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे प्रेशर वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है, तो माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो दाब बहुत कम हो जाएगा और तब वहाँ चावल को पकाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। विकल्प है एडवर्ड टेलर, वर्नर वान ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर या सैमुअल कोहेन। याद कर लेना है कि हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। थोड़ा सा हम लोग 2 व्यक्ति के बारे में चर्चा कर लें। एक हम लोग चर्चा कर लेते हैं एडवर्ड टेलर के बारे में। ये जो एडवर्ड टेलर है, इसने, चलिए यही है जो हाइड्रोजन बम बनाया था, और इसने क्या किया था, प्रक्षेपास्त्र भी बनाया था। प्रक्षेपास्त्र भी बनाया था। 2 चीज़ याद रखेंगे, प्रक्षेपास्त्र और हाइड्रोजन बम दोनों एडवर्ड टेलर ने बनाया था। एक ओपेनहीम के बारे में जाने, इसने परमाणु बम बनाया था। इसने हाइड्रोजन बम बनाया, इसने बनाया परमाणु बम बनाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाया था, और ये जो ओपेनहीमर जो है ये परमाणु बम बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। आकाश, पूर्व, उत्तर या इनमें से कोई नहीं। तो सुई हमेशा याद रखें नॉर्थ और साउथ की दिशा को इंडिकेट करती है। आपका आंसर होगा उत्तर। अगला, माननेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। यानी माननेत्र में कौन सा बिंदु है जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता, यानी बहुत अधिक प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। विकल्प दिया है अंधबिंदु, दूरबिंदु, पीतबिंदु, निकट बिंदु। तो यहाँ दूरबिंदु, पीतबिंदु, निकट बिंदु का कोई तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। माननेत्र में जो अंधबिंदु है वही क्या होता है, प्रकाश के लिए अत्यंत सुग्राही नहीं होता है। आपका आंसर होगा अंधबिंदु। अगला क्वेश्चन है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। यानी मनुष्य के शरीर में वह कौन सा 2 भाग है जहां निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विकल्प है मांसपेशियां तथा हृदय, दूसरा नेत्र तथा दृक् तंत्रिका, तीसरा हाथ और पैर, और चौथा हृदय तथा मस्तिष्क। तो आपका आंसर होगा वह हृदय तथा मस्तिष्क ही है जहाँ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। यानी निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह हृदय तथा मस्तिष्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बार बार हम लोग उपयोग किए हैं, इस क्वेश्चन को बार बार हम चर्चा किए हैं। तो मिट्टी ही है जिसका लेंस नहीं बनाया जा सकता। कांच का लेंस बन जाता है, जल का बन जाता है, लेकिन मिट्टी का, प्लास्टिक का बन जाएगा, लेकिन मिट्टी का नहीं बनता है लेंस। अगला देखें, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। विकल्प दिया पृष्ठभाग के बराबर, भार के बराबर, आयतन के बराबर, घनत्व के बराबर। चल देखिए, जो नाव है जब यह समुद्रों में तैरती है नाव, तो ये क्या करती है, अपने भार के बराबर पानी तो हटाती ही है, जिससे क्या होता है उसका भार हटाए गए जल के भार के बराबर हो जाता है और वह नहीं डूबता है। लेकिन यह कहता है कि डूब जाएगी यदि वह हटाएगी, यदि वह क्या करे अपने आयतन के बराबर हटाने लगे, क्योंकि भार के तुलना में आयतन क्या होता है, बहुत कम होता है। यदि आयतन के बराबर हटाने लगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। आंसर होगा आपका सी। अगला, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है।
इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी जो खत्म नहीं होने वाला है, जिसका भंडार बहुत ज़्यादा है। तो बताने विकल्प दिया है सौर ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ हम जानते हैं कि पेट्रोल, कोयला तथा प्राकृतिक गैस ये क्या खत्म होने के कगार पर हैं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन सौर ऊर्जा खत्म नहीं होगा। अतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इस द्रव में आपको विकल्प में से बताना है कौन जो है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। विकल्प है बेंजीन, पानी, ईथर या पारा। तो यहाँ बेंजीन, पानी, ईथर ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, सबसे बढ़िया चालक है तो पारा है। इसी कारण से देखिएगा बुखार जांचने वाले थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, जो ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से बताता है टेम्परेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, मैं निम्नतापी इंजन का अनुप्रयोग कहाँ होता है, बताएं निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है। विकल्प दिया अति चालकता विषयक अनुसंधान में, दूसरा विकल्प है तुषार मुक्त प्रस्थितकों में, तीसरा है पनडुब्बी नोदन में, चौथा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो यह याद रहे दिया है निम्नतापी इंजन, निम्नतापी इंजन। तो निम्नतापी ईंधन का उपयोग हम लोग यानी कह रहे जिसका ताप क्या निम्न हो उसका प्रयोग हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, रॉकेट प्रौद्योगिकी में ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। विकल्प दिया माइकलसन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या रोमर ने। तो याद करें कि प्रकाश का वेग रोमर ने ही 1676 ईस्वी में निकाला था। ये डेनिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1676 ईस्वी में प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया था। और यहाँ अगर चर्चा करें न्यूटन तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, इसने क्या किया था, दूरबीन बनाया था गैलीलियो ने, लेकिन रोमर ने ही प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यानी इसमें किससे अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, इस्पात से, नर्म लोहा से, तांबा से या सभी से। तो याद रहे तांबा से तो चुंबक बनता ही नहीं है, और तो तांबा होगा ही नहीं, लेकिन इस्पात से भी चुंबक बनते हैं, नर्म लोहा से भी चुंबक बनता है। लेकिन याद रहे नर्म लोहा से विद्युत चुंबक बनता है, विद्युत चुंबक नर्म लोहा से बनता है, जबकि इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, यानी आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। विकल्प दिया है ओम प्रति मीटर, मीटर या ओम मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिरोधकता हम लोग पढ़े होंगे कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग लिखते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बटा A लिखते हैं। अगर इसको हल करें तो R बराबर क्या हो जाता है, रो L बटा A होता है। अगर और इसको हल करें तो आपका क्या आएगा, रो बराबर आएगा RA बटा L। इसी रो को कहा जाता है प्रतिरोधकता, रो को कहा जाता है प्रतिरोधकता। यहाँ देखेंगे R माने प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। A क्षेत्रफल हो गया, इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। और L लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या, ओम और मीटर बचेगा, यानी प्रतिरोधकता का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशि है, लंबाई, द्रव्यमान, वेग या समय, कौन सदिश है। तो लंबाई अदिश है, द्रव्यमान भी अदिश है, समय भी अदिश है और सदिश है आपका वेग, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, वेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। विकल्प दिया जॉनसन, स्टीफन, जेएल वेयर्ट्स या गैलीलियो। ये तो काफ़ी पॉपुलर है और याद भी होगा। टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था, जेएल वेयर्ट्स ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। ये पॉपुलर है, आप लोग इसको जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो याद करें अगर वास्तविक प्रतिबिंब दिया है, वास्तविक यदि प्रतिबिंब दिया है तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, और काल्पनिक होगा तो हमेशा सीधा होगा। इसको याद कर लेना है कि वास्तविक उल्टा होगा, काल्पनिक सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उल्टा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है, यानी किसने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था। हम लोग भी चर्चा किए थे क्वेश्चन पहले कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था। विकल्प दिया है नील्स बोर, जेएल वेयर्ट्स, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो आपका आंसर कौन होगा, न्यूटन।
ये रदरफोर्ड तो क्या किया था, परमाणु का खोज किया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड को क्या परमाणुवाद का प्रणेता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो देखिए मनुष्य का जो निकट बिंदु होता है जो 25 सेंटीमीटर है निकट बिंदु, यानी वह न्यूनतम दूरी, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर स्थित वस्तु को मनुष्य साफ साफ देख ले, वो हो गया आपका निकट बिंदु। और वह अधिकतम दूरी जहाँ परिस्थित वस्तु को मनुष्य का आँख साफ साफ देख ले, वो क्या है, दूर बिंदु है। तो मनुष्य का जो दूर बिंदु है वो अनंत होता है, जबकि निकट बिंदु होता है 25 सेमी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिएगा चाबी वाली घड़ी में हम चाबी ऐंठ देते हैं, जब चाबी ऐंठते हैं तो वो चलना शुरू कर देती है। तो चाबी ऐंठने के बाद जो उसमें ऊर्जा संचालित हो जाती है वह स्थित ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा होती है, जिसको फाई से इंडिकेट करते हैं। और फाई का मान क्या होता है, mgh के बराबर होता है। यह स्थिर ऊर्जा है। अगला, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। विकल्प दिया ऊर्जा, संवेग, ऊर्जा और संवेग दोनों, या इनमें से कोई। तो याद कर लें कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा से ही संबंधित है, उसमें संवेग का कोई मतलब है ही नहीं, तो ऊर्जा होगा। अगला, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, तो दो ही दर्पण हैं जो वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वे समतल और उत्तल दर्पण है, यानी आपका आंसर होगा बी। अगला विकल्प है हीरा चमकदार दिखाई देता है, यानी हीरा किसके कारण चमकता है? तो हम लोग पढ़े होंगे, यह विकल्प पहले सुन लीजिए। प्रकीर्णन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण। तो हम लोग पढ़े कि हीरा पर जब प्रकाश पड़ता है तो हीरा के अंदर प्रकाश जैसे ही जाता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अधिक चमकता है। इसी वजह से हीरा का आभूषण बनाया जाता है, यानी सामूहिक आंतरिक परिवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा सबसे ज़्यादा चमकता है। ये परीक्षा में पूछता भी है कि हीरा सबसे ज़्यादा क्यों चमकता है, तो आप बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण या सामूहिक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? विकल्प है अपवर्तन, परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, पानी से भरी बाल्टी में की गहराई कम दिखती है, इसका मुख्य कारण है अपवर्तन, यानी विकल्प होगा ए। अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऊर्जा, विकल्प दिया है कैलोरी, ऑर्ग, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देख रहिए ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी है, ऑर्ग भी है और जूल भी है, तीनों ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन खाद्य ऊर्जा जो हम खाते हैं उसका, तो खाद्य ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। अगला क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, देखिएगा लैंप की बत्ती में तेल क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, इसका क्या कारण है? विकल्प दिया है कैपिलरी क्रिया के कारण, तेल वाष्पशील है, तेल बहुत हल्का है, सतह तनाव घटने के कारण। यानी क्यों क्या होता है तेल बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है? तो इसका मुख्य कारण है कैपिलरी की क्रिया के कारण तेल बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अभी हम लोग चर्चा किए थे, यानी किस गुण के कारण पानी में भरी हुई बाल्टी में भरी हुई पानी में कोई छड़ डुबाते हैं तो वो छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देता है? विकल्प दिया है उत्प्लावन, परावर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो बाल्टी में जब पानी हम लोग भर देते हैं तो ऊपर के माध्यम के हवा होता है और अंदर क्या पानी एक सघन माध्यम हो जाता है। तो जैसे विरल सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के कारण क्या होता है, छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है, यानी बताना है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? विकल्प है रेटिना, पुतली, कर्निया या आइरिस। तो ये तो पता ही होगा कि रेटिना पर ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रहे ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण, पहले भी क्वेश्चन की चर्चा हुई है, ऊर्जा संरक्षण संबंधित है। अगला देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, विकल्प दिया है विसरण, अपवहन, उपकेंद्रण या अपकेंद्रण। तो वॉशिंग मशीन क्या करता है, मैल को निकालने का काम करता है, और जब निकालने की क्रिया होती है तो अपकेंद्रण, यानी यहाँ क्या होगा डी, आपका आंसर अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में बदला जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी को कौन एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को कौन एसी में कन्वर्ट करता है। विकल्प डिस्टकारी, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या दोलक। डीसी को एसी में कौन बदलता है, डिस्टकारी, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या दोलक। तो डीसी को एसी में बदलने वाला कौन है, डिस्टकारी है। यहाँ डायनेमो और ट्रांसफार्मर या दोलक नहीं होगा। तो यहाँ डीसी को एसी में बदलता है डिस्टकारी, और एसी को भी डीसी में बदलता है, जिसको इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर। तो एक इन्वर्टर जो एसी को डीसी में बदलता है, और डिस्टकारी क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। ये इन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है। अगला, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो जो मात्रा बदलेगा, कम वस्तु ज़्यादा हो जाएगा तो भार तो बढ़ ही जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, विकल्प दिया घनत्व, भार, आयतन या द्रव्यमान। जब मात्रा बढ़ाएंगे तो ये तो क्लियर हो गया कि मात्रा बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, और भार बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ भार, आयतन, द्रव्यमान ये सब क्या होगा, बदल जाता है, जबकि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका आंसर कौन होगा, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, यानी आवेशन किसके वजह से होता है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है तो उस पर आवेश आ जाता है, इस क्रिया को आयनन कहा जाता है। तो वस्तु जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको प्लस आवेश आ जाता है, ग्रहण करता है तो माइनस आवेश आ जाता है, सॉरी ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस आ जाएगा, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर प्लस आ जाएगा। यह प्लस वाले को धनायन और माइनस वाले को ऋणायन बोलते हैं। ऋणायन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, धनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आयनन की क्रिया, आवेशन की क्रिया होती है। त्याग करेगा तो याद कर ले, त्याग करेगा तो प्लस, ग्रहण करेगा तो माइनस। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, यानी किससे गुजरेगा प्रकाश तो उसकी चाल न्यूनतम हो जाएगी। विकल्प है जल, निर्वात, वायु या कांच। तो याद रहे, प्रकाश जब शून्य में जाता है तो उसका चाल सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जितना ही सघन माध्यम में जाएगा उसका चाल कम होता जाएगा। तो यहाँ देख लेंगे जो सघन माध्यम सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो यहाँ जल, निर्वात, वायु और कांच, तो सबसे सघन माध्यम कौन है, कांच है इन तीनों की अपेक्षा, और तक कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में प्लीज़। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और बताएं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय फॉर टुडे, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।